सो वेलकम बैक गाइस। चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स, इनके बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि एसिड जब शब्द सामने आता है तो एसिड मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ को जला देगी, यानी कि जिसके गिरते ही शरीर का कोई भी पार्ट है वो जल जाएगा या कोई भी चीज़ है वो ख़राब हो जाएगी बिकॉज ऑफ एसिड। तो एसिड्स के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, बेसिस के बारे में नहीं पता है हमको। रही बात सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स की अगर बात की जाए तो हमारा सीधा सीधा हमारे जहन में एक ही चीज़ आएगी, वो रहेगा नमक। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे डिटेल में एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग लाइन टू लाइन जाएंगे। ईच एंड एवरी सेंटेंस आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases, respectively, present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar, or baking soda solution? Which property did you think of while choosing the remedy? Surely, you must have used your knowledge about the ability of the acids and bases to nullify each other's effects. Recall how we tested sour and bitter taste substances without tasting them. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter in taste and change the color of the red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on them? It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test the acids and bases. So in this chapter we will study of the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day to day life. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो हम लोग हमें इतनी बात तो पता है, हम आई नो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8th 9th में भी इसके बारे में, और यहाँ हम और डिटेल में जाएंगे, वेरियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड के अलग अलग रिएक्शन, बेसिस के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे। लेकिन अगर बात की जाए एसिड्स की, तो एसिड्स जो होते हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा होता है। वहीं बेस की बात करें तो बेस जो है बिटर होता है टेस्ट के अंदर। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अब लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक पेपर का एक स्ट्रिप आता है छोटा सा, जिसके ऊपर जब हम एसिड डालते हैं या जब उसको एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, तो वो रेड हो जाएगा। अगर वो ब्लू से रेड होता है तो इसका मतलब हमने जिस सब्सटेंस के अंदर उसको डाला वो एसिड है। और अगर हम एक रेड लिटमस पेपर लेते हैं और वो ब्लू में बदल जाता है तो इसका मतलब जो सब्सटेंस हमने लिया वो एक बेस है। तो लिटमस जो है, लिटमस पेपर, वो एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एसिड बेसिस कैसे काम करती हैं। तो अगर ब्लू से रेड होता है तो वो एसिड है, और अगर रेड से ब्लू होता है तो वो बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे अगर हम बात करें नेचुरल, तो उसमें टर्मरिक को ले सकते हैं और साथ में हम लिटमस को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर, अब यहाँ पर इंडिकेटर शब्द इनके लिए यूज़ क्यों किया गया है? बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर भी जो साइड सिग्नल रहता है ना, उसको इंडिकेटर कहा जाता है, कि आप इंडिकेट करते हो कि आपको किस तरफ मुड़ना है। तो जिस प्रकार से आप इंडिकेट करते हो, जब आपको राइट को मुड़ना होता है तो आप राइट वाला इंडिकेटर जला देते हो, साइड लाइट जो होती है। जब आपको लेफ़्ट को मुड़ना है तो लेफ़्ट वाला जला देते हो, तो उससे इंडिकेट हो जाता है कि आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिटमस पेपर की बात करें और टर्मरिक की बात करें तो ये दोनों ही हमें बता देते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है या बेस है। तो जब हमें एसिड और बेस के बारे में पता लग जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक इंडिकेटर है जो हमको इंडिकेट करता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। आपने देखा होगा हमारे सफ़ेद कपड़ों के ऊपर कभी कभी करी गिर जाती है, यानी कि सब्जी गिर जाती है। तो जब हम वो जो है सब्जी गिरने के बाद वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है,
और जब उसके ऊपर हम सोप लगाते हैं तो उसका जो पीलापन बढ़ने लगता है धीरे धीरे, यानी कि हमें लगता है कि चलो भी ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे हम उस पानी से अच्छे से उसको धो देते हैं तो वो जो कपड़ा है वो फिर से येलो होते हैं, कि एक बार में वो दाग जो है वो नहीं जाता है, वो येलो कलर के रूप में वहाँ हमारे सामने आ जाता है। इसके साथ साथ हम कुछ और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि जो नेचुरल नहीं है, जिनको बनाया गया है इंडस्ट्री के अंदर। ये दो इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोल्फथैलीन। ये दोनों का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि वन वर्ड में पूछा जा सकता है। नेम एनी टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स का नाम भी पूछा जा सकता है, दो नेचुरल इंडिकेटर्स का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप ये दो नाम लिख सकते हैं, टर्मरिक और लिटमस। तो इस चैप्टर के अंदर हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से हमारे काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे एसिड्स और बेसिस की। सो एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। एसिड्स और बेसिस के बारे में हम जानेंगे कि लैब के अंदर जब होते हैं तो कैसे हमें उनको पता लगाया जाता है कि वो इंडिकेटर के द्वारा कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि एसिड और बेस का टेस्ट यही है कि अगर ब्लू जो है ब्लू से रेड हो जाए या रेड से ब्लू हो जाए तो ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस है, या वो एसिड है या बेस है। तो हमने पीछे ऑलरेडी देख लिया हमारे अभी तक के चैप्टर के अंदर कि जो एसिड रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं, और बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन करते जाइएगा साथ साथ जो मैं समझाता जा रहा हूँ। Now, these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in its color. There are some substances whose order changes in acidic or basic media. They are called olfactory indicators. This is very important question for 1 mark. ये एक मार्क में पूछा जाता है। कृपया इतना अंडरलाइन करें। मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, उतना आप पार्ट अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, अपने आप को हॉट ले लेता हूँ और आप तब तक जाकर बुक अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। अब इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्यों कहा जाता है? आपको पता है हमारे जो ये नाक है, नोज़ बोलते हैं जिसको हम, इसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्मेल के द्वारा हमको चीज़ की पहचान करने में मदद करता है। जब आप किसी घर के बाहर से गुजर रहे हैं और एक अच्छी सी स्मेल अंदर से आ रही हो, खुशबू आ रही हो, तो नाक में जाती है, तो हम तुरंत अच्छी सी खुशबू लेके बोलते हैं, अरे वाह, आज तो इस घर में लगता है हलवा बन रहा है। तो वो यहाँ से सब कुछ पता लगता है। वैसे ही यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो रंग बदलकर हमें नहीं बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस है, एसिड है या बेस है, बल्कि उनको एसिड्स के कांटेक्ट में लाने पे वो कुछ इस प्रकार की स्मेल, उनकी जो गंध है, स्मेल है, वो चेंज हो जाती है। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इसके लिए हम एक्टिविटी भी दी गई है, वो भी करके देखेंगे। चलिए, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. Take 2 of these cloth strips and check their order. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute hydrochloric acid solution on one strip and few drops of dilute sodium hydroxide solution on the other. Rinse both cloth strips with water and check their order. Note your observation. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their order. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the order once again and record changes in order, if any. Similarly, test the change in the order of clove oil with dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide solutions and record your observations. Which of these, vanilla, onion and clove, can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? Let's do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. तो यहाँ पर olfactory indicator का एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि कैसे हम पता करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो कहा है कि आप प्याज जो हैं उनको काट लीजिए
और काटने के बाद उसको एक बैग के अंदर, प्लास्टिक की थैली के अंदर डालकर उसको ऊपर से कपड़े की स्ट्रिप्स यानी कि कपड़े की छोटी छोटी रस्सी ले लेनी है अपने को, कपड़े के टुकड़े ले लेने जिसको हम बांधने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बांध के आप इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए और कुछ समय के बाद या फिर एक रात रख दीजिए, तो अगले दिन उनको निकालिए बाहर और जो दोनों आपकी स्ट्रिप्स हैं उन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कपड़े के जो टुकड़े हैं दो आपके पास जिनसे आपने उसको बांधा था, उसका उपयोग करके आप उन दोनों की पहले तो स्मेल देखिए कैसी है। ऑब्वियसली प्याज की स्मेल होगी, पूरी फ्रिज के अंदर फैल चुकी होगी उस समय। और फिर जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के लिए क्या है, दोनों ही पट्टियों को आप नीचे रखिए ज़मीन पे और एक के ऊपर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालिए और दूसरे के ऊपर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि HCl जो है वो फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और NaOH जो है वो फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। तो यानी कि यहाँ पर दोनों को आप टेस्ट करेंगे तो जो ये प्याज जो रहेंगे ये इनकी स्ट्रिप्स, जो प्याज को हमने जिससे बांधा था उसको जब ज़मीन पे हम रख के उसके ऊपर एक के ऊपर HCl की कुछ बूंदें डालेंगे और एक के ऊपर डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे साफ़ पानी से और फिर इसकी स्मेल आप देखोगे तो आपको दोनों की स्मेल के अंदर फ़र्क लगेगा। यानी कि फ़र्क तो ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि एक पे हमने बेस का यूज़ किया, एक पे एसिड का यूज़ किया। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो वो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बुक के अंदर लिखना है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल बदल देते हैं, उनकी स्मेल पर्टिकुलर चेंज हो जाती है। जैसे लिटमस पेपर और टर्मरिक के केस में हमने देखा ना कलर चेंज होता है, वैसे ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने से ऑर्डर यानी कि उसकी स्मेल बदल जाती है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑर्डर, जिनकी ऑर्डर यानी कि स्मेल, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, उनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है जब वो एसिड या बेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाती है, इसीलिए इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। आगे है हमारा टॉपिक हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अब एसिड्स जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं और जो बेसिस हैं वो मेटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई है वैसे तो। अब यहाँ पर एक्टिविटी के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया गया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और फिर हमने पाया कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर डिलीवर हो रही है। सेटअप आपके सामने है, आप इस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के दाने लेंगे यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिंक के दाने होने चाहिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर हम इसके अंदर कुछ बूंदे डाइल्यूट HCl की डालेंगे और जब हमने ये डाला तो आप देखिए सेटअप ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से गैस जो बनेगी वो निकल के यहाँ से बाहर आनी चाहिए। तो जब आप इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर जब आप HCl डालोगे, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जब डालोगे तो यहाँ से गैस उठेगी, बुलबुले आप देख रहे हैं यहाँ पर बबल्स उठ रहे हैं। ये बबल्स उठेंगे तो ये पाइप है, यहाँ से देखिए पाइप अंदर से फिट की गई है। इस पाइप के द्वारा एक गैस जो रहेगी वो बाहर इस तरीके से आएगी जिसको पानी में से कलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसके सामने जलती हुई मैच स्टिक लाओगे, कैंडल लाओगे, यानी कि आप जहाँ से पानी निकलेगी ये गैस निकलेगी, जैसे कि यहाँ से आपको पता है पानी के अंदर गैस मिक्स नहीं होती इसलिए गैस पानी में से निकल आएगी। तो यहाँ पर अगर आप एक जलती हुई कैंडल या फिर एक अगरबत्ती लेकर रखेंगे तो पॉपअप साउंड के साथ वो जलने लगेगी। तो अगर ऐसा होता है यानी कि ये जो गैस जो है वो जलने लगती है, दैट मीन्स इट इज़ विच गैस, इट इज़ हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दिस इज सोप सॉल्यूशन वी हैव टू टेक। तो ये सेटअप जो है ये किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने एसिड को रिएक्ट करवाया, किसको, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। नाउ नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन atoms from the acid and hydrogen gas and forms a compound called salt.
Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal will give salt and hydrogen. अब इसको समझने के लिए हम रियल जो इसका रिएक्शन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते रहिएगा सामने, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2NaOH लिया गया है। 2NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वहाँ हमने HCl लिया था, यहाँ पर है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में जिंक। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, देखिए आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग 9th में आप लोगों ने किस प्रकार से इन रिएक्शंस के बारे में ये जो फॉर्मूलाज है आपको आते हैं कि नहीं, बट अगर आपको नहीं आते हैं तो काइंडली आज से ही नहीं, अभी से एक एक दो फार्मूलाज रोज़ के 2 4 आप लर्न करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके लिए आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है, दिस इज़ NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम, Na मतलब सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है जिंक के साथ, Zn स्टैंड्स फॉर जिंक, Zn का मतलब होता है जिंक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के कांटेक्ट में आता है तो बनता है जिंक, सोडियम जिंकेट। आप देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला बदल गया है, सोडियम जिंकेट इसको कहा जाता है। और सोडियम जिंकेट जो है उसका फार्मूला आता है Na2ZnO2, और साथ में एक गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि सर इस इक्वेशन के अंदर आपने जो चलिए बताया ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए AQ लिखा हुआ है, यहाँ पर S लिखा हुआ है, यहाँ पर S है, यहाँ पर G है, ये क्या लिखा हुआ है, वी डोंट नो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम आप जो लिखे देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ये हमको बताते हैं कि जो हमने सब्सटेंस एलिमेंट जो लिया है, जो सब्सटेंस हमने लिया है वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, या फिर गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म में वो चीज़ है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा जब हम वो रिएक्शन लेबोरेटरी के अंदर करेंगे तब। तो अभी क्या लिखेंगे सर हम, अभी हमें सिर्फ इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है गैस है, तो इसीलिए उसके वहाँ पर G लिखा हुआ है, और सोडियम जिंकेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए S लिखा हुआ है। यहाँ पर जिंक जो था ये भी सॉलिड फॉर्म में था, इसलिए S लिखा हुआ है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस, एक्वस मतलब इट इज़ मिक्सड विद वाटर, इसीलिए इसको एक्वस लिखा गया। सो इट इज़ नॉट लिक्विड, लिक्विड होता तो L लिखा जाता, और अगर एक्वस होता है यानी पानी के अंदर मिक्स है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए यहाँ पर हमने एक्वस लिखा हुआ। Now you find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. तो यहाँ पर हमने एक चीज़ क्या देखी कि जिंक जो था वो एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। यानी कि जब हम, ये आपको बस नोटिस ही कर लेना, जो मैंने चीज़ लिख के दी अपनी नोटबुक के अंदर, ये आपको एक डाल देना है नोट ही, कि जब बेसेस जो हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर सोडियम जिंकेट बना है, वैसे ही वो मेटल जो है सोडियम का उपयोग है उसका सोडियम जिंकेट, तो उस मेटल का सोडियम फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो, जैसे कि सोडियम जिंकेट है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये चीज़ आपको नोट रखनी है। और वैसे ही पीछे जो हमने ऊपर रिएक्शन किया उसका आपको पूरा रिएक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जिंक है। जिंक मतलब Zn जो हमने इस रिएक्शन में भी लिया, तो जिंक एक मेटल है। जब इस मेटल के साथ सोडियम HCl, या फिर हमने यहाँ पर क्या लिया था पीछे ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लिया था, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी रिएक्शन बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर रिएक्शन रहेगा हमारा एसिड, यानी कि एसिड के तौर पे हमने किसको लिया है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है हमारे पास H2SO4, और जब इसको हमने मेटल यानी कि जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराया और साथ में हमने हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी, यानी कि एक तो मिलेगा इसके अंदर हमें सॉल्ट, जैसे कि पीछे सोडियम जिंकेट मिला है उसी प्रकार से यहाँ पर एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी हमें निकलती हुई मिलेगी। So you'll get here salt plus hydrogen gas। तो यहाँ पर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा ZnSO4।
तो हर एक जो रिएक्शन है, आज का पहला जो आपका यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको याद ये रखना है कि जब भी कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। वैसे ही जब भी कभी बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन अगेन। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। Now next topic is how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids। तो हमने रिएक्शन देख लिया एसिड्स के साथ मेटल का और बेसिस के साथ भी मेटल का, लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट्स हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं तो उनका रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होगा, तो वो यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो टेस्ट ट्यूब लेनी है हमको, ठीक है, और उसको ए और बी उसके ऊपर लिख देना है। जैसे कि आप यहाँ टेस्ट ट्यूब के ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए बी लिख देना है। अब लगभग हमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये हमको कितना चाहिए, 0.5 ग्राम आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब में लिया ए में, एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जितना हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था उतना ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है हमको टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। नाउ दोनों के अंदर, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक में हमने कार्बोनेट लिया, एक में हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको डाइल्यूट HCl ऐड करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना, सिर्फ 2 ml। What do you observe? Pass the gas produced in each case through the lime water as shown in figure 2.2 and record your observation। अभी सेटअप आपके सामने किया गया, देखिए अब ऐसा सेटअप है, ये सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर इसके अंदर, तो इसके अंदर जब आपने HCl डाला तो क्या होगा, कोई गैस बनेगी भाई। जब एसिड डालते तो पता है ना, आप कभी कभी देखिए जब एसिड रिलीज़ होता है, हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं एसिड को टाइल्स क्लीनर के रूप में, हम टाइल्स क्लीन करने के लिए एसिड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाइल्यूट एसिड। जब आप उसको कभी गिरा देते हो ज़मीन के ऊपर तो पता है ऊपर धुआं सा बनता है, उठने लगता है, तो दैट इज़ अ गैस ओनली। तो वो गैस जो है यहाँ पर भी बनेगी, तो यहाँ पर जब वो गैस बनेगी तो इस टेस्ट ट्यूब से होते हुए वो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है, वो जब हमने पीछे जस्ट रीड किया वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि लाइम वाटर, चूना पानी बोल सकते हैं, चूने का पानी, वाइट कलर का जो होता है ना चूना, उसका जो पानी बनाया जाता है उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर गैस बनेगी और इस पाइप के द्वारा वो गैस जो है वो यहाँ जाएगी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो यहाँ जाने के बाद क्या होगा, ये जो लाइम वाटर होगा इसके अंदर वाइट कलर का, वो उसके अंदर कुछ बदलाव आएगा। तो वो जो बदलाव आएगा उसको आपको नोट कर लेना है अपने पास। तो इसकी रिएक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं आगे। नाउ द रिएक्शन अकरिंग इन अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो हम यहाँ देखेंगे। टेस्ट ट्यूब ए की बात करते हैं। ए के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, बी के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, ठीक है। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट था और ये था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। दोनों के अंदर हमने HCl मिलाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऊपर वाले में क्या रिएक्शन होगी, सोडियम कार्बोनेट वाले में NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वैसे ही दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों में फ़र्क कितना है कि इस केस के अंदर यहाँ पर H नहीं है। अब देखो यहाँ पर H मिसिंग है, यानी कि दिस इज सोडियम कार्बोनेट, और नीचे वाला जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों में अंतर ये है कि वहाँ पर कार्बोनेट है और यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यहाँ पर H ना होने की वजह से यहाँ पर हमें, यहाँ पर H नहीं है और यहाँ पर H है, तो दोनों के अंदर फ़र्क कुछ भी नहीं आया। देखिए आप 1% का भी फ़र्क नहीं आया। आप कैसे पता लगेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर NaCl बना, यहाँ पर भी NaCl बना, यहाँ पे H2O यानी कि वाटर बना, यहाँ पर भी वाटर बना,
और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो दोनों ही केसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और आपको ये भी पता होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं जूनियर क्लासेस के अंदर, कि जब कभी जो लाइम वाटर होता है, चूने वाला पानी होता है, जब उसके ऊपर से जब ये गुजरती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसको और ज़्यादा वाइट कर देती है, मिल्की वाइट कर देती है। ये रिएक्शन आपने याद होगा, आपको जूनियर क्लास में 6-7 में शायद हम लोगों ने किया था। एक प्लेट के अंदर चूने का पत्थर लेना, चूने का पानी लेना है, वाइट पानी, उसके ऊपर जब आप फूंक मारोगे एक पाइप के द्वारा, बोल सकते हो जो सिपर रहते हैं उसके द्वारा, उसके अंदर फूंक मारिए तो आप जो एक्सहेल करते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके कांटेक्ट में आएंगी तो वो डार्क वाइट कलर का, यानी कि मिल्की वाइट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी यहाँ बताइए, देखिए क्या है, वो लाइम वाटर है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, यानी कि लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ये बन जाएगा CaCO3, यानी कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सफ़ेद रंग का डार्क वाइट कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा ये, और साथ में वाटर आपको अलग से मिल जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन दिस रिएक्ट्स विद, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास होने का रिजल्ट बताया, लेकिन एक्सेस बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास होगी, CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि वो चूना है, लाइम वाटर ये रहा, लाइम वाटर के साथ वाटर तो है ही वो, यानी कि पानी तो उसके अंदर है ही पहले से, और उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर ऐड कर दी, जो कि गैस निकली थी इस रिएक्शन के अंदर। जो पीछे हमने रिएक्शन किया उसके अंदर जो गैस निकली थी वो गैस, अब इसको फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। देखिए इसके अंदर हमने जो लिया है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। तो जब यहाँ से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके कांटेक्ट में आएगी, इसके अंदर वाटर तो ऑलरेडी है ही पहले से, तो ये रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? ये वाला, ये रिएक्शन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड will give CaHCO3 that is soluble in water. Now limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और जब इसको एसिड से रिएक्ट करवाया जाए तो रिजल्ट में मिलता है हमको कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे ही इन तीनों को जब हम साथ में करेंगे तो फिर से ये बदल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक लाइन जो लिखनी चाहेंगे अपनी बुक के अंदर वो रहेगी कि मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, तो वो उसके साथ जब हम एसिड को मिलाएंगे, यानी कि इन दोनों में से या तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन वाटर। तो वो यहाँ पर आपके सामने है, ये रिएक्शन भी देखिए, आपको सॉल्ट भी मिल गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो रिएक्शन है ये मिलेगी। तो आपको ये चीज़ नोट डाउन कर देनी है, दिस थिंग इन योर नोटबुक, कि मेटल या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और इसके साथ साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो यू कैन लर्न दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन आप दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मेटल कार्बोनेट का पूछा जाए तो ये दे दीजिएगा ऊपर वाला, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूछा जाए तो ये नीचे वाला दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है। लेकिन आगे रिएक्शन बिल्कुल सेम है, देखिए NaCl, H2O और साथ में CO2। तो वाटर मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और एक सॉल्ट मिला है। सॉल्ट मतलब NaCl एक सॉल्ट ही है। तो दैट्स द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है।